Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the pericyclic reactions. In the last lecture, we studied about the thermal 1,3 sigmatropic reactions. Now, we are going to discuss about 3,3 sigmatropic reactions in this one. So now we examine a sigmatropic reaction in which both ends of a sigma bond change positions. In the last scenario, we discussed about those reactions where one end of the sigma bond remains constant while the other end changes its position. So one of the most common and useful example of this type of the reaction is 3,3 sigmatropic rearrangement. जो ये अभी हम देख रहे हैं एग्जांपल, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है 3,3 sigmatropic rearrangement की. जिस तरह हमने पहले जो लॉजिक इस्तेमाल की थी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की, so we can also say that the transition state for this rearrangement can be visualized as the interaction of two allelic systems, one a cation and the other one an anion. अब यहाँ पे आप ये कंसिडर करें कि ये दो allelic सिस्टम है. देखें, एक ये allelic सिस्टम है और एक ये allelic सिस्टम है. अगर आप इस बॉन्ड को छोड़ के तो बाकी ये दो सिस्टम्स को देखें तो ये दो allelic सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं. आप इस तरह से इनको कंसिडर करें और अगर इनकी ट्रांजिशन स्टेट देखी जाए तो वो कुछ इस तरह से होगी जहाँ पे दो allelic सिस्टम जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं एक साइड से और दूसरी साइड से. ये एक किस्म की इनकी दो आप कह सकते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स हैं. तो यहाँ पे जब दो लिलिक सिस्टम कंसिडर करेंगे तो आप एक को फिर एज अ कैटाइन ट्रीट करेंगे और एक को एज एन एनाइन ट्रीट करेंगे. ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये इस तरह से दो सिस्टम है, तब आप इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शो कर सकते हैं. वरना अगर आप इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं उनमें तो फिर तो मूवमेंट नहीं शो कर सकते. अब होता क्या है कि अगर ये दो सिस्टम्स हैं तो फ्रंटियर ऑर्बिटल्स को अगर आप देखें तो फ्रंटियर ऑर्बिटल्स में होमो ऑफ द एनाइन एंड लूमो ऑफ द कैटाइन ये आपको शो किए गए हैं. और ये π2 जो सिस्टम होता है ना एलाइल सिस्टम का, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं π2, इसका आप अगर ऑर्बिटल देखें तो वो इस तरह का ऑर्बिटल ही है. तो अब अगर आप इसको कंसिडर करें कि ये एक एलाइल एनाइन का होमो है और एलाइल कैटाइन जो है उसका लूमो ले लें आप, तो चूँकि कैटाइन में तो इलेक्ट्रॉन कम होगा एक, तो उसका जो लूमो होगा वो एनाइन का होमो होगा. ये बी आपने देखा हुआ है. अब अगर ये दोनों सुप्राफेशियली दोनों एंड्स पे, यहाँ भी देखें सुप्राफेशियल, यहाँ भी देखें सुप्राफेशियल, दोनों एंड्स पे अगर ये सुप्राफेशियली आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो जो रिज़ल्टिंग यहाँ पे बॉन्ड है वो क्रिएट हो जाता है. सो आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं अपने आप को. अब आपने ख़ुद कन्विंस करना है इस चीज़ के लिए कि जैसे दोनों एंड्स पे अगर सुप्राफेशियल हो तो ये जो रीअरेंजमेंट है ये अलाउड है बाय द रूल्स, तो दोनों एंड्स पे अगर इंट्राफेशियल हो तो वो भी अलाउड होगी. ठीक हो गया? मतलब जिस तरह दोनों एंड्स पे सुप्राफेशियल अलाउड है, इसी तरह दोनों एंड्स पे इंट्राफेशियल जो सिमेट्री है वो भी उसी तरह अलाउड है बाय द रूल्स. लेकिन एक एंड पे अगर आप कहेंगे सुप्राफेशियल कंपोनेंट हो और दूसरे एंड पे इंट्राफेशियल हो तो ये बाय रूल फॉरबिडन है. इस तरह जो है ना वो पॉसिबल नहीं हो सकता. मतलब यहाँ पे अगर आप इसको रोटेट कर लें तो ये इसके साथ एक एंड पे इंट्राफेशियल और दूसरे एंड पे जो इंट्राफेशियल है ये भी पॉसिबल है. लेकिन अगर आप एक एंड पे आप ये देखें सुप्राफेशियल कर रहे हों और दूसरे एंड पे आप अगर यहाँ से इंट्राफेशियल करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि ये बाय सिमेट्री रूल्स जो है फॉरबिडन है. अब इसकी सबसे जो बेस्ट नोन एग्जांपल है 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस की, दैट इज़ कोप रीअरेंजमेंट. ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में रीअरेंजमेंट है and that was extensively studied by Professor Arthur C. Cope at the MIT Institute, जो अमेरिका में MIT है. और ऑर्बिटल सिमेट्री के प्रिंसिपल से भी बहुत पहले उसने ये रीअरेंजमेंट स्टडी की थी.
सो कोप रीअरेंजमेंट क्या है? इट इज़ सिंपली अ 1,5-डाइईन आइसोमराइजेशन। ये देखें, ये 1,5 डाइईन है। अगर आप इसको नंबरिंग कर लें किसी सूरत से 1 2 3 4 5, तो 1,5 डाइईन है। अगर आप इसको आइसोमराइज करें या इसको हीट करें तो ये एक डिफरेंट आइसोमर के अंदर चेंज हो जाएगी आपके पास। तो इसमें देखें कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली ये पूरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट हो गया है। ये इसके अंदर एक्चुअल जो काम हुआ है वो हुआ है। तो अब इसकी जो एक इंटरेस्टिंग वेरिएशन है कोप रीअरेंजमेंट की, दैट इज़ एनायनिक ऑक्सीकोप रिएक्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये सिंपल जो रिएक्शन है, इसमें देखें कि बहुत ज़्यादा आपको हीट करना पड़ता है। 2 घंटे तक के लिए इतना एक्सटेंसिव हीटिंग करेंगे तो ये रिएक्शन होता है। लेकिन जो एनायनिक ऑक्सीकोप रिएक्शन है वो इससे फास्टर हो जाता है। इस रिएक्शन में होता क्या है कि एक एल्कोक्साइड आयन जो है ना वो बनता है। जो आपके सिस्टम में कोई अल्कोहलिक ग्रुप होता है, उस यहाँ पे देखें जैसा फिनाइल लगा है ना, अगर आप यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन ले लें, अल्कोहलिक ग्रुप हो, तो आपका जो एल्क ऑक्साइड आयन है वो जनरेट होता है पोटाशियम हाइड्राइड की मदद से। और फिर वो एल्क ऑक्साइड जो है आयन अगर बॉइलिंग टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में उसको हीट किया जाए तो इनोलेट आयन बनेगा और जो फर्दर जो है ना कीटोन को बनाएगा। ये हम देख लेते हैं इस रिएक्शन को। यहाँ पे आप देखें, ये आपका जो रिएजेंट है, एक्चुअल जो रिएक्टेंट है, जब आप पोटाशियम हाइड्राइड के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो ये एल्कोक्साइड आयन जो है जनरेट होगा। ये प्रोटॉन यहाँ से, ये बेस है, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे जो है ना O नेगेटिव, ये आपका एल्क ऑक्साइड आयन बन गया और हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होगी। ये हाइड्राइड और ये हाइड्रोजन आपस में मिलके तो हाइड्रोजन गैस बना देंगे और ये रिजल्टेंट आपका जो कंपाउंड बना। अब जब आप इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ देखें कि आप पिछले रिएक्शन में 180 डिग्री तक टेम्परेचर था, यहाँ पे सिर्फ 66 डिग्री तक आप इसको हीट अप करें तो ये रिएक्शन प्रोसीड कर लेता है। अब इसमें होता कि एल्क ऑक्साइड आयन जो है ना वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन का, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। ये वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है, अब चूँकि ये बॉन्ड इधर नहीं आ सकता, यहाँ ऑक्सीजन का ऑलरेडी डबल बॉन्ड बन गया है, तो इसलिए ये इस कार्बन पे डिपॉजिट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ना दैट इज़ इन रेजोनेंस, मतलब ये कीटो फॉर्म है उसकी और ये इनोल फॉर्म है। ये यहाँ पे आ जाए, ऑक्सीजन का नेगेटिव बॉन्ड जो है ना इधर आ जाए, तो ये कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म की फॉर्म में आ गए। तो इसको अगर आप एसिडिफाई कर देते हैं इस सोल्यूशन को, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो जाती है। मतलब ये जो इनोल फॉर्म है ये प्रोटोनेट हो जाएगी, यहाँ पे O नेगेटिव है, आप एसिडिक सोल्यूशन इसमें डालें तो यहाँ पे OH बन जाएगा और ये एक इनोल फॉर्म है। डेफिनेटली इसकी आप कीटो फॉर्म भी बना सकते हैं। कीटो फॉर्म जो है वो कैसे बनेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। मतलब अगर आप इसको करते हैं कीटो फॉर्म में कन्वर्ट तो ये इधर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है ना ये एक प्रोटॉन को H पॉजिटिव, अब आप ये H पॉजिटिव चूँकि O के साथ भी मौजूद है लेकिन वो उस तरफ ज़रा एरो लगाना बुरा लगेगा, इसलिए मैं ऐसे कर देता हूँ कि ये इसको यहाँ से उठा लेगा और ये आपके पास जो बॉन्ड है यहाँ पे देखें ये सेचुरेट हो गया, ये यानी कि ये कीटो फॉर्म में भी आ जाएगा। तो इस तरह से जो एक्चुअल देखने वाली चीज़ थी वो ये आप देखें कि जो डबल बॉन्ड था इसका, सॉरी ये जो सिग्मा बॉन्ड था जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये देखें कि यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, इस साइड पे ये पहुँचा है। तो ये एक्चुअली जो 3-3 आपकी सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट थी वो यहाँ पे हो गई है। तो अब ऑक्सीकोप रिएक्शन जो है ना उसका क्या फ़ायदा, इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस विदाउट एल्कोक्साइड फॉर्मेशन।
बट देन रिएक्शन रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अगर आप एल्क ऑक्साइड नहीं बनाना चाहते, उसके बगैर ही रिएक्शन करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इसको हीट करना पड़ता है। मतलब ये आप पोटाशियम हाइड्राइड के साथ नहीं ट्रीट करते कि एल्क ऑक्साइड ना बने, तो ये रिएक्शन बगैर उसके भी हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन वो रिएक्शन जो है ना, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है। जो एल्क ऑक्साइड अगर बना लेते हैं तो इट एक्सेलरेट्स द रिएक्शन बाय फैक्टर ऑफ एटलीस्ट 10⁻10। मतलब ये आप देखेंगे कितने बड़े फैक्टर से रिएक्शन तेज़ हो जाता है, लाखों गुणों से तेज़ हो गया। तो the reaction of the alk oxide calls to mind the breakdown of a tetrahedral addition intermediate in a carbonyl addition reaction। तो ये आपको क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन की याद दिलाता है जहाँ पे एक टेट्राहेड्रल एडिशन इंटरमीडिएट हो कार्बोनिल एडिशन रिएक्शन के अंदर, और फिर उसकी ब्रेक डाउन हो जाए। तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आते हैं ना अनशेयर्ड, ये वाले, ये जब तीसरा आपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जनरेट कर दिया एल्क ऑक्साइड बना के, तो ये एक्चुअली इनिशिएट करने में रिएक्शन को हेल्प करता है, और इसी की मदद से ये जो नेबरिंग एटम के ऊपर बॉन्ड है ये पुश हो सकता है, ये सिग्मा बॉन्ड। वरना अगर ऑक्सीजन के पास यहाँ पे सिर्फ अपने 2 लोन पेयर्स हैं, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होगा, ये इतना इजीली पुश नहीं होगा। तो ये जब आप इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो ये रिएक्शन को पुश करता है और रिएक्शन वेरी फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ द क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, एन ईथर, ये देखें ये एक ईथर है, ऑक्सीजन के दरमियान में लिंक हो 2 कार्बन्स के तो वो ईथर होता है, दैट इज़ बोथ एलिलिक एंड विनाइलिक। ये ईथर एक्चुअली अब देखें कि ये विनाइलिक भी है, इस कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है जो डबली बॉन्डेड है, और आगे उसके एलिलिक ग्रुप भी ये वाला लगा हुआ है, या फिर एक एलिलिक एराइल ईथर हो। मतलब 2 ऑप्शंस हो सकते हैं कि एक साइड पे एराइल ग्रुप हो, एक साइड पे एलिलिक हो, या एक साइड पे एराइल की बजाय यहाँ पे अल्कीन हो तो एलिलिक और एंड विनाइलिक हो जाएगा। तो ये दोनों तरह के ईथर्स जो है ना, दे अंडरगो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। और यहाँ पे देखें कि कार्बन एक पे स्टार लगाया गया सिर्फ इसलिए कि आपको पता चले कि ये कार्बन किधर माइग्रेट कर रहा है। अब ये अगर बॉन्ड इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और देखें कि जो कार्बन अभी पहले बिल्कुल आगे किसी कार्बन से अटैच्ड नहीं था, 2 हाइड्रोजन से अटैच था, तो ये कार्बन अब एरोमेटिक रिंग पे अटैच हो गया, और दूसरी साइड से ये यहाँ से ओपन हो गई है, ये सिग्मा बॉन्ड मूव हो गया। मतलब ये 3,3 आपकी जो रीअरेंजमेंट है वो कंप्लीट हो गई है। अब अगर यहाँ पे आप एक और सीन हो सकता है, देखें यहाँ पे तो ऑर्थो पोजीशन अवेलेबल थी, तो ये रिएक्शन यहाँ पे हो गए। अगर दोनों ऑर्थो पोजीशंस ब्लॉक कर देते हैं आप, फिर क्या होगा, फिर ये पूरी रीअरेंजमेंट पैरा पोजीशन पे आ जाएगी। मतलब ये पूरा ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करके तो पैरा पोजीशन पे माइग्रेट कर जाएगा। और लेकिन अब जो यहाँ पे एक स्टेप में ये रिएक्शन नहीं हो सकता, बल्कि दैट इज़ एक्चुअली happening by a sequence of 2 Claisen rearrangements followed by isomerization of the product to the phenol। मतलब आपके पास 2 रीअरेंजमेंट हो रही हैं। ये कैसे, अभी हम देखते हैं। सबसे पहली देखें कि यहाँ से ये ग्रुप जो है वो इस पोजीशन पे आके तो माइग्रेट करेगा, यहाँ पे लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो गया है, और अब यहाँ से ये पैरा पोजीशन पे मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है वो डेफिनेटली यहाँ से हाइड्रोजन की तरह लीव तो नहीं करेगा कि वो रीअरोमेटाइज हो जाए ये, और आपका जो CH3 ग्रुप है वो यहाँ से निकल जाए, या ये वो ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाए। अगर यहाँ पे प्रोटॉन होता तो वो तो यहाँ से मूव कर लेता, लेकिन CH3 ग्रुप मूव नहीं कर सकता। अब लिहाजा ये ग्रुप दोबारा क्लेजन रीअरेंजमेंट करेगा और पैरा पोजीशन पे जाएगा। अब अगर आप इसी मॉलिक्यूल को इसको यहाँ पे ज़रा सा इस तरह करके रीड्रॉ करें, ये वाला ग्रुप इस तरह से ड्रॉ करें ताकि हमें रिएक्शन की समझ आए इजीली, तो यहाँ पे देखें अब ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर और ये वाला इधर, ये इस तरह का आपके पास इंटरमीडिएट बना जिसमें बेंजीन की एरोमेटिसिटी लूज़ हुई है। अब अगले स्टेप में फिर उसी तरह ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से, ये देखें ये यहाँ से आ जाएगा इधर, ये बॉन्ड आ गया यहाँ पे
और ये बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन फिर प्रोटॉन इसको ले लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा जो कि यहाँ से रिमूव हुआ है, तो वो फिनोलिक ग्रुप में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आ गई है आफ्टर 2 क्लेजन रीअरेंजमेंट्स। अभी तक फिर हमने जितने ये सिलेक्शन रूल्स पढ़े हैं उनको समराइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहला देखें कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अ सिग्मेट्रोपिक रिएक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड। इसकी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सिग्मेट्रोपिक रिएक्शंस की स्टीरियोकेमिस्ट्री है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं उस हिसाब से स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। तो जिस तरह दूसरे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हम करते थे कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आप काउंट करेंगे, एक्चुअली कर्व्ड एरो को देके जितने कर्व्ड एरोज़ हैं उनसे डबल इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक एरो का मतलब होता है ना कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। तो कर्व्ड एरोज़ आप देख लें 3 एरोज़ हैं, इसका मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आप ऐसे काउंट कर लेंगे। तो जो ऑल सुपरफिशियल thermal sigmatropic reactions occur when 4n plus 2 electrons are involved in the reaction, that is an odd number of electron pairs or curved arrows। अब ये रूल आपने याद रखना है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटेशन। ऑल सुपरफिशियल मतलब जो दोनों एंड्स पे सुपरफिशियल जो रीअरेंजमेंट होती है वो तब होती है जब 4n plus 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हों, यानी कि 3 एरोज़ हों, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों। इसमें 4n plus 2 का मतलब है ना कि आपके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 3 कर्व्ड एरोज़ होंगे। तो कर्व्ड एरोज़ अगर ऑड नंबर में हैं तो फिर आपका जो रीअरेंजमेंट है वो ऑल सुपरफिशियल होगी, और अगर जो आपके कर्व्ड एरोज़ इवन नंबर में हैं तो देन यू हैव 4n इलेक्ट्रॉन्स, और तब आपकी एक एंड पे सुपरफिशियल होगी और दूसरे कंपोनेंट पे इंट्राफिशियल रीअरेंजमेंट होगी। तो और जब एक सिंगल कार्बन माइग्रेट करता है देन द टर्म सुपरफिशियल इज़ टेकन टू मीन रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। अगर एक एटम मूव कर रहा हो और सुपरफिशियली कर रहा हो तो इसका मतलब है कि कन्फिगरेशन रिटेन होगी, जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री है। और अगर इंट्राफिशियल आप कह रहे हैं कि उसकी मूवमेंट हो रही है देन इट मीन्स कि द स्टीरियोकेमिस्ट्री विल बी इन्वर्टेड। इट मीन्स यू विल गेट इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन इन सच रिएक्शंस। तो ये उनकी ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उसकी जो एक समरी टेबल की फॉर्म में दी गई है कि अगर आपके पास 4n नंबर ऑफ़ पाई इलेक्ट्रॉन्स हों तो उसकी जो अलाउड स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो क्या होगी, जनरलाइज्ड में क्या होगी कि सुपराफेशियल इंट्राफेशियल या इंट्राफेशियल सुपराफेशियल एक ही बात है, ये दोनों पॉसिबल हैं। और अगर सुपराफिशियल होगी तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होगी इन केस ऑफ अ सिंगल एटम माइग्रेशन, लाइक हमने हाइड्राइड माइग्रेशन पढ़ा था। तो और अगर इंट्राफेशियल होगी उसकी माइग्रेशन तो कन्फिगरेशन की रिटेंशन होगी। और 4n plus 2 के केस में इसी तरह जो जनरलाइज्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री है या दोनों एंड्स पे सुपराफिशियल होगी या दोनों एंड्स पे इंट्राफेशियल, ये एक ही बात है। तो इसी तरह अगर सिंगल एटम माइग्रेशन है 4n plus 2 इलेक्ट्रॉन्स के केस में तो सुपराफेशियल का मतलब होगा रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन, इंट्राफेशियल का मतलब होगा इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। ये देखें बिल्कुल एक दूसरे के उलट हैं 4n plus 2। तो आपको दोनों याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक को याद रखें और दूसरे को उसका अपोजिट कर लें। तो इस तरह से आप इन रूल्स को याद रख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। इसमें हमने अभी तमाम चीज़ें कवर अप कर ली हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को भी, और साइक्लो एडिशन रिएक्शंस एंड देन सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस जो इसकी मेन टाइप्स थी और उनकी रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स थी। वी हैव कवर्ड अप एंड फिनिश्ड अप दोज। तो इसके साथ हमारा पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी मज़ीद एग्जांपल्स अगर आपने देखनी हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आप ज़रूर चेक करें कोप रिएक्शन, कोप रीअरेंजमेंट या क्लेजन रीअरेंजमेंट की, और डिफरेंट जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं और इससे मज़ीद इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।